Hello everyone, welcome back to fourth chapter, or you can say fourth lecture of statistics. आज हम देखेंगे स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। इससे पहले हमने जो देखा है वो था हमारा मोमेंट्स। इसके प्रीवियस वीडियोस में अगर हम देखें तो हमने मोमेंट्स कैलकुलेट करना सीखा है। ठीक है, तो मोमेंट्स से ही हमारे स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस फाइंड आउट हो जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो डेटा लिया है वो हमारा क्या था, डिस्क्रीट डेटा है। अब हम कंटिन्यूस डेटा के लिए मोमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट, हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस जो है, कर्टोसिस कुर्टोसिस जो भी आप पढ़ना चाहें उसको स्टार्ट करेंगे। और इसका रीज़न ये है, हम एक ही साथ स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोमेंट्स की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस निकालेंगे। तो इसलिए उसको अलग से स्टडी करने की ज़रूरत है नहीं। तो पहले हम डिफाइन कर लेंगे स्क्यूनेस क्या होती है, कर्टोसिस। बट पहले प्रिकैप देख लेते हैं क्या देखा हमने। तो ये हमारे दो टाइप के मोमेंट्स हमने स्टडी किए थे, सेंट्रल मोमेंट्स और दूसरे टाइप के जो मोमेंट्स हमारे पास थे उनको हम क्या बोलते हैं, रॉ मोमेंट्स। ठीक है, तो दो टाइप के मोमेंट्स हमारे पास थे, सेंट्रल मोमेंट्स एंड रॉ मोमेंट्स। ठीक, अब क्योंकि हमारा जो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल होने वाला है वो कंटिन्यूस डेटा के लिए होने वाला है, तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला देखेंगे कि उस केस में किस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपका डेटा कंटिन्यूस दिया है, कंटिन्यूस डेटा मतलब जैसे आपका डेटा ऐसे दिया हो 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, अच्छा इसका कलर वाइट ही कर लें, एंड 20 से 30, सपोज डेटा इस टाइप से 30 से 40, 40 से 50 एंड सो। ठीक है, एंड रिस्ट्रिक्टिव फ्रीक्वेंसी कुछ भी दिए मान लो, उससे भी कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, हम लोग अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, वट एवर इट इज़। ठीक है, ये मान लो एक्स है और ये हमारा क्या है, एफ, ये इंटरवल है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कैसे करेंगे मोमेंट्स फाइंड आउट। जैसे अभी तक मोमेंट्स फाइंड आउट कर रहे थे तो म्यू डैश क्या था, समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ था, वेयर डी क्या था, एक्स माइनस ए था। ए क्या था आपका, कोई एज्यूम वैल्यू थी या एज्यूम्ड मीन भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या थी हमारी, एज्यूम्ड मीन था। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे इंटरवल आ गया है तो स्टिल हम जो मोमेंट्स है, मतलब इन जनरल अगर मैं लिखूँ, अभी तक हमारा ये फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है, ये अभी तक हमारा रॉ मोमेंट्स को निकालने का ये फॉर्मूला चल रहा है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि थोड़ा और आसान काम करें हम लोग, ठीक है, क्योंकि अभी भी मोमेंट्स हम ऐसे निकाल सकते हैं जैसे ये फॉर्मूला लिखा है, लेकिन क्योंकि इंटरवल आ गया है तो जब डेटा हम लिखने जाएंगे तो मिड वैल्यू उसकी लिखते हैं। मिड वैल्यू में आपका 5 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा। और अगर हम एज यूजल इसको वर्कआउट करें, मान लो इसको ए माने, एंड देन एफ डी स्क्वायर, जैसे हमने इससे प्रीवियस एग्जाम्पल्स में किया है वैसे करने जाए तो कैलकुलेशन तब भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आंसर आएगा, नो, कैलकुलेशन तब भी होगी बट लेंथी कैलकुलेशन हो जाएंगी। जो वैल्यूज होंगी, जो डेटा होगा वो थोड़ा बहुत लार्ज आएगा। ठीक है, तो उस डेटा को, मतलब वैल्यूज को लार्ज ना हो पाए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक लगाएंगे कि जहाँ पे हम डी अभी तक क्या ले रहे हैं, डी की वैल्यू हम अभी तक ले रहे हैं एक्स माइनस ए। अब हम डी की वैल्यू लेंगे एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। इससे होगा क्या, जैसे मैंने कहा कैलकुलेशन कम होगी क्योंकि डी बहुत कम हो जाएगा इससे। अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि ये डेसिमल में चला जाएगा, नहीं डेसिमल में नहीं जाएगा। एच इस टाइप से है कि आपका डेसिमल में नहीं जाएगा। एच होता क्या है, एच होता है इंटरवल लेंथ। जो भी आपका अगर डेटा कंटिन्यूस डेटा दिया, कंटिन्यूस डेटा मतलब इंटरवल के फॉर्म में डेटा, तो इंटरवल का जो भी लेंथ होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन दिस केस इंटरवल का लेंथ कितना है, अगर हम इंटरवल का लेंथ देखिए 10 है, हर एक में ही 10 होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। अगर सेम सेम नहीं है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी, कर भी सकती है बट इन दैट केस अगेन देन थोड़ा बहुत कैलकुलेशन गड़बड़ाएगा जरूर। ठीक है, तो सब जगह आप इंटरवल लेंथ क्या होगा, सेम होगा। इंटरवल लेंथ कितना है यहाँ पे, इन दिस केस 10 है, तो उस केस में हम डी को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स माइनस ए बाई एच। अभी तक हम सिर्फ एक्स माइनस ए ले रहे हैं, लेकिन अब हम क्या लेंगे, एक्स माइनस ए बाई एच लेंगे इन ऑर्डर टू डिक्रीज द कैलकुलेशन। ठीक है, अब उसी हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला है, जैसे म्यू डैश का फॉर्मूला अभी समीशन एफ डी बाई एफ है, लेकिन अब डी क्योंकि एक्स माइनस ए बाई एस से रिप्लेस हो गया तो यहाँ हमने एस से डिवाइड किया है। तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे जब म्यू वन डैश निकालेंगे तो इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सिमिलरली म्यू टू डैश में क्या है फॉर्मूला, समीशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ।
इनटू क्या करेंगे, अब h नहीं करेंगे, h स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे d का स्क्वायर है, तो d का स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, h स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो म्यू टू डैश निकालने के लिए एग्जैक्ट हम क्या करेंगे, h स्क्वायर से मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ म्यू थ्री डैश की, अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, समेशन एफ डी क्यूब डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू एच क्यूब कर लेंगे। तो जो लॉन्ग कैलकुलेशन बनेगी वो एकदम एंड में बनेगी, हमारी टेबल बनाते समय कोई भी कैलकुलेशन लॉन्ग नहीं जाएगी। अभी हम जब एग्जांपल करेंगे तो आप समझेंगे कि क्यों हम अब की बार जो हमारा ये खासकर डी है उसको एक्स माइनस ए नहीं ले रहे हैं, एक्स माइनस ए बाई एच ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई एच ले रहे हैं। ठीक है, तो वी आर नॉट टेकिंग एक्स माइनस ए, वी आर टेकिंग एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। अभी तक हम एक्स माइनस ए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एच का कॉन्सेप्ट अभी तक आया ही नहीं है, लेकिन हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि जब भी डेटा कंटिन्यूस होगा वी नीड टू डिवाइड बाय एच। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट हमने जैसे कहा था कि हम सीधे स्क्यूनेस एंड कर्टसिस पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूस डेटा के लिए मोमेंट्स निकालेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्यूनेस और कर्टसिस के लिए कुछ अलग नहीं करना है, जो मोमेंट्स हैं उन्हीं को ही फाइंड करना है। मोमेंट्स है मतलब सेंट्रल मोमेंट्स हैं। ठीक है, यस हम डायरेक्टली उनको कैलकुलेट नहीं करते हैं, यूजिंग रॉ मोमेंट्स हम उनको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन सेंट्रल मोमेंट्स की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, स्क्यूनेस और कर्टसिस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं दो चीज़ें स्टडी करनी है, एक है स्क्यूनेस और जो दूसरा हमारा है यहाँ पे वो है कर्टसिस। ठीक है, तो दोनों को हम अभी स्टडी एक साथ करेंगे, दोनों में डिफरेंस भी देख लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेट्स से इन दो में क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग है और दोनों की वैल्यूज जो है कैसे इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो बात करेंगे वो बात करेंगे डेफिनेशन की, डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्यूनेस का मीनिंग समझिए, स्क्यू का मतलब समझिए। स्क्यू का मतलब होता है अपोजिट टू सिमिट्री। ठीक है, अपोजिट टू सिमिट्री, इसके वर्ड पे जाइए और कहानी बस बन गई आपकी। ठीक है, आप पूरा इसके बाद जान जाएंगे कि स्क्यूनेस क्या होता है। तो स्क्यू का मतलब क्या होता है, जैसे सिमिट्री होती है, स्क्यू का मतलब क्या होता है, जब सिमिट्री डिस्टर्ब होती है उसको बोलते हैं स्क्यू। जैसे आपने सुना होगा स्क्यूड, कोई चीज स्क्यूड हो गई, कोई चीज स्क्यूड मतलब एकदम अच्छे से थी, एकदम सिमिट्रिकल थी, उसमें हमने थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस पैदा किया तो वो क्या हो गया, स्क्यू हो गया। ठीक है, तो स्क्यू मतलब होता है अपोजिट टू सिमिट्री, यानी कितना डिस्टर्बेंस हुआ है सिमिट्री में। तो स्क्यूनेस का मतलब क्या हो जाएगा, फिर स्क्यूनेस का मीनिंग हो जाएगा, स्क्यूनेस का जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ, स्क्यूनेस आ गया मतलब मेजरमेंट ऑफ, सॉरी मेजरमेंट ऑफ सिमिट्री। एक प्रकार से कह लीजिए कितनी सिमिट्री है। अगर यहाँ पे ऑब्वियस बात है मेजरमेंट ऑफ सिमिट्री, या सिमिट्री में कितना डिस्टर्बेंस हुआ उसका मेजरमेंट है। ठीक है, तो सिमिट्री का मेजरमेंट ही समझ लीजिए। अगर सिमिट्री का मेजरमेंट हमें से measurement of that how much data, how much data is lacking in symmetry, सिमिट्री से कितना लैक कर रहा है डेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यूनेस बोलेंगे। ठीक है, अब स्क्यूनेस में जब हमने देख लिया कि ये मेजरमेंट है एक्चुअली में कि डेटा कितना लैक कर रहा है सिमिट्री में। ठीक है, तो उसके बेसिस पे तीन टाइप के स्क्यूनेस के टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसमें टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स बिल्कुल आसान है। पहला टाइप है, टाइप भी हम डायग्राम से समझेंगे जैसे ये। ठीक है, अब इस सिमिट्री देखिए, मीन के अबाउट सिमिट्री प्रकार से आप समझिए, ये मान लीजिए मीन है, तो मीन के अबाउट सिमिट्री मतलब डेटा इधर जितना है मतलब लेस देन जो डेटा है और ग्रेटर देन डेटा है, एकदम सिमिट्रिकल होना चाहिए। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मैं डेटा ले रहा हूँ 0, 5, 10, 15, 20, इसका अगर मीन निकालना चाहे विदाउट कैलकुलेशन 10 है। ठीक है, इसके इस साइड जैसा दिख रहा है आइडेंटिकल डेटा दिख रहा है, इस साइड भी क्या दिख रहा है, आइडेंटिकल डेटा। तो इस टाइप के डेटा को हम बोलेंगे कि ये क्या डेटा, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो उस केस में हम बोलते हैं स्क्यूनेस किसके इक्वल है, 0। तो अगर स्क्यूनेस 0 के मतलब है इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, स्क्यूनेस 0 है मतलब डेटा कैसा है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो पहले टाइप में इसके कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जीरो स्क्यूनेस। क्या बोलते हैं, जीरो स्क्यूनेस। सेकेंड टाइप बनेगा जहां पे डेटा क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अब डिस्टर्ब दो टाइप से हो सकता है,
लेफ्ट साइड ज़्यादा डिस्टर्ब हो, राइट साइड कम। और एक हो सकता है राइट साइड ज़्यादा डिस्टर्ब हो, लाइक दिस साइड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। क्या बोलते हैं? नेगेटिवली स्क्यूड डेटा, ठीक है। या इसके लिए हम बोलते हैं एस के इज लेस देन 0। और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा, ठीक है। क्योंकि डेटा क्या है, मीन के राइट साइड क्या है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, राइट साइड क्या हुआ, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट। तो पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा, इसमें एस की वैल्यू लेस देन 0, इसमें क्या होगी, एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब बहुत सारी जो बुक्स हैं या बहुत सारे जो भी मतलब जितना भी आप नॉलेज गेन करेंगे उसमें और भी इसमें कहानी है कि मीन मोड मीडियन लेफ्ट साइड मतलब, ठीक है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे पर्पज स्क्यूनेस सिर्फ किससे है, मोमेंट से है, ठीक है। हमारा जो मेन पर्पज है स्क्यूनेस मोमेंट से है, ठीक है। क्योंकि जो हम मीन मोड मीडियन है वो दूसरा टाइप का भी होता है, ठीक है। हमारा जो स्क्यूनेस है वो सिर्फ हम एस जो निकालने वाले हैं उसको हम गामा वन भी बोलते हैं या अंडर रूट बीटा वन, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। इसका अंडर रूट जो आता है वो हमारा क्या होता है, स्क्यूनेस की वैल्यू होता है, या इसको हम कोफिशिएंट के तौर पे गामा वन भी कहते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो μ3 अपॉन μ2 की पावर 3/2, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए और यहाँ पे पावर 3 है और अंडर रूट पावर कितना कंसिडर करते हैं, हाफ। तो 3 इंटू हाफ क्या होगा, 3/2, ठीक। यहाँ पे प्लस माइनस कर लेंगे तो साइन ऑफ μ3 एक्चुअली में डिटरमाइन करेगा कि नेगेटिवली स्क्यूड डेटा है या पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है, ठीक है। हम मीन मोड मीडियन के तौर पे इसको नहीं सीख रहे हैं, हम जस्ट इसको किस के तौर पे सीख रहे हैं, जो मोमेंट्स है उसके बेसिस पे हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं। तो μ3 की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करेंगे कि डेटा नेगेटिवली है स्क्यूड, पॉजिटिवली है या स्क्यूनेस 0 है। तो μ3 की वैल्यू पे ही सब कुछ है, ठीक है। नीचे वाली जो है वैल्यू μ2 वो हमेशा पॉजिटिव है, μ2 हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्यों रहता है हमने बताया भी था, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, एफ डी स्क्वायर का टर्म है तो डी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है तो उसका समीकरण हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए μ2 तो हमेशा पॉजिटिव है, μ3 डिटरमाइन करेगा। अगर वो 0 है तो फिर स्क्यूनेस 0 है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है और नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस के इक्वल टू गामा वन दैट इज अंडर रूट बीटा वन, यानी बीटा वन एक्चुअली में क्या हो गया आपका, अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन देखें, सॉरी बीटा वन, ठीक है, बीटा वन अगर कैलकुलेशन देखें तो ये किसके बराबर है, μ3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय μ2 की पावर 3, ठीक है। याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है, μ3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय μ2 की पावर 3, ठीक है। तो पावर और सब्सक्रिप्ट क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। और ऊपर याद रखिएगा μ3 होगा क्योंकि μ3 क्या करेगा, साइन डिटर्मिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि μ2 तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अब सेकंड चीज़ है कर्टेसिस, ठीक है। इसको बहुत डीपली हमको नहीं जाना, मीन मोड मीडियन के बेसिस पे है तो हम बिल्कुल डेटा डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको। हम यहाँ जो स्क्यूनेस पढ़ेंगे वो सिंपली, इसको नाम भी दिया जाता है, जो एस के है इसको नाम दिया जाता है, ये जो एस के है इसको नाम दिया जाता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। इसको हम नाम देते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसको नाम देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैसी हो रहा है बट ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो अगर एग्जाम में आता कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालिए या सिर्फ स्क्यूनेस, अगर वो सिर्फ स्क्यूनेस ही बोल रहा है तो भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज स्क्यूनेस निकालने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे एक मीन मोड मीडियन वाला तरीका भी है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे पर्पज है मोमेंट से कैसे हम स्क्यूनेस को कैलकुलेट करें। स्क्यूनेस का सिंपल सा मीनिंग है कितनी सिमेट्री डेटा की डिस्टर्ब हुई, जैसे ये डेटा जो हमने पर्टिकुलर यहाँ पे डिफाइन किया है एकदम सिमेट्रिकल है, बट इसमें अगर राइट साइड, मीन के राइट साइड अगर डेटा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा बोलेंगे। अगर लेफ्ट साइड हो रहा है, लेफ्ट साइड मतलब वैल्यूज लेस जहाँ होंगे वहाँ ज़्यादा अगर क्या है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिवली स्क्यूड डेटा बोलेंगे, एस के इज लेस देन 0। अब कर्टेसिस की बात करते हैं। कर्टेसिस क्या होता है, ठीक है। कर्टेसिस का मीनिंग होता है कि कुछ सिमेट्रिकल डेटा है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, डेटा ज़्यादा पीक्ड है या फ्लैट है। पीक्ड फ्लैट का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे डेटा, तो इसको चलो लिख लेते हैं पहले डेफिनेशन के तौर पे, इसका क्या लिखेंगे, मेजरमेंट, ठीक है। ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ पीकनेस
या दोनों ही है ना, उसे पीकनेस लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, या फ्लैटनेस, दोनों दोनों में से जो भी आप बोल पाए, ऑफ डेटा, ठीक है, ऑफ डेटा लिख लो, ऑफ डेटा, ठीक है, सिंपली, बहुत ज़्यादा हमको हार्श नहीं होना डेफिनेशन पे, ठीक है। जैसे डेटा कैसे कैसे हो सकता है आप समझिए पहले। जैसे डेटा क्या हो सकता है, एकदम सिमेट्रिकल हो लेकिन एकदम पीक्ड हो सकता है कि वैल्यूज हाई हुई एंड शार्पली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, सिमेट्रिकल हुई में यहाँ पे डेटा हमेशा सिमेट्रिकल होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पीक्ड। ये क्या हुआ है आपका, पीक्ड डेटा है। दूसरा क्या हो सकता है, डेटा सिमेट्रिकल तो हो, और एक तीसरा भी आएगा, वो एकदम बीच वाला केस बनेगा, डेटा सिमेट्रिकल तो हो लेकिन एकदम फ्लैट, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं हो रही इन वैल्यूज, और एकदम आपका शार्पली, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि शार्पली इंक्रीज और शार्पली डिक्रीज, नहीं, स्लोली स्लोली डेटा आपका इंक्रीज हुआ एंड देन स्लोली स्लोली डिक्रीज हुआ, ठीक है, इस टाइप का डेटा हो सकता है, इसको बोलते हैं फ्लैट डेटा। डेटा कैसा है, फ्लैट है ना, डेटा बहुत फ्लैट है। और तीसरा जो होगा इन दोनों के बीच का होगा, ठीक है, वो किस टाइप से होगा, इन दोनों के बीच का होगा, लगभग कुछ इस टाइप का मान लीजिए, थोड़ा डायग्राम सही बना लूँ, इन दोनों के बीच का वाला पोर्शन, ठीक है, ठीक है, मान लो इसको, ठीक है, सिमेट्रिकल मान लो। तो तीन टाइप के, ये क्या है, बीच वाला केस है, जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा पीक्ड भी नहीं कर रही, फ्लैट भी नहीं कर रही। अब इन कर्व्स को क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है, जहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा ही पीक्ड करे, इसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक बोलते हैं, ठीक है। जहाँ बीच वाला मामला होगा इसको बोलते हैं मेसोकार्टिक, मेसोकार्टिक इसको बोला जाता है, ठीक है। ओके, कुछ गड़बड़ गया, ओके, इसको मेसोकार्टिक बोलते हैं। और जहाँ पे डेटा एकदम फ्लैट है इसको बोला जाता है प्लेटिकार्टिक, क्या बोलते हैं, प्लेटिकार्टिक, है ना। तो तीन टाइप के डेटा होते हैं, मतलब अगर हम फ्लैटनेस या पीकनेस में डेटा को देखें क्या है, तो उसको कार्टेसिस बोलते हैं, उसमें तीन टाइप के बनेंगे, लेप्टोकार्टिक, मेसोकार्टिक, प्लेटिकार्टिक। लेप्टोकार्टिक का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे डेटा एकदम पीक्ड है ना, डेटा हाईली इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज। मेसोकार्टिक का मतलब हो गया ठीक ठाक मामला है, ठीक है। प्लेटिकार्टिक मतलब एकदम फ्लैट डेटा है, ठीक है, और शार्प इंक्रीमेंट्स नहीं है डेटा में, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज समझिएगा, इसको मेजरमेंट करने के लिए, है ना, कर्टेसिस को मेजर किया जाता है बीटा 2 से, ठीक है। वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। तो बीटा 2 की वैल्यू होती है μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर, दस है, ठीक है। इसीलिए हम आपको कंटिन्यूस डेटा के लिए डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहे कि पहले मोमेंट निकालें फिर से स्क्यूनेस कर्टेसिस फिर उसका एग्जाम्पल कराएं, नहीं, पहले स्क्यूनेस कर्टेसिस देख ही लेते हैं, क्योंकि उसकी जो वैल्यूज है वो सिंपली क्या है, आपकी मोमेंट्स पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो बीटा 2 आपको निकालने के लिए एग्जाम में आएगा, मतलब कार्टेसिस आपको निकालना है तो आपको बीटा 2 निकालना है, क्या वैल्यू हो जाएगी, μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। अब बीटा 2 के बेसिस पे लेप्टोकार्टिक को कैसे बोलते हैं, देखो, तो बीटा 2 में लेप्टोकार्टिक है, इसका मतलब बीटा की जो वैल्यू है 3 से ग्रेटर है, ठीक है। तो इसको फिर क्या बोलेंगे, लेप्टोकार्टिक बोलेंगे, ठीक है। अगर बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, बीटा 2 एग्जैक्टली 3 बन जाए, तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं, मेसोकार्टिक बोलते हैं, मेसोकार्टिक, ठीक है। और बीटा 2 अगर क्या हो जाए, लेस देन 3 हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेटिकार्टिक बोलते हैं, सिंपल। और इसी पे बेस्ड एक जबरदस्ती बना दिया गया है गामा 2, जो होता है बीटा 2 माइनस 3 के बराबर, ठीक है। तो इन केस एग्जाम में पूछ लें कि गामा 1 गामा 2 निकालना, तो गामा 1 का मतलब तो क्या हो गया, स्क्यूनेस, गामा 2 का मतलब क्या हो गया, कार्टेसिस की जो वैल्यू आई है उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। आप समझ पा रहे होंगे कि 3 सब्ट्रैक्ट करने का रीजन क्या है। इन केस अगर हम जैसे लेप्टोकार्टिक, मेसोकार्टिक, प्लेटिकार्टिक को इन टर्म्स ऑफ गामा 2 बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे, फिर गामा 2 ग्रेटर देन 0 लेप्टोकार्टिक, गामा 2 इज इक्वल टू 0 मेसोकार्टिक, क्योंकि 3 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और गामा 2 लेस देन 0 पे प्लेटिकार्टिक। तो बस इस गामा 2 का इतना ही काम है, ठीक है। तो ये आपका आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 4 कोएफिशिएंट आपको याद रखने, बीटा 1, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब, ठीक है। फिर आपको इसी पे बेस्ड गामा 1 याद रखना है, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ बीटा 1 है, ठीक है। फिर आपको याद रखना है बीटा 2, बीटा 2 क्या होता है, आपका कार्टेसिस होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर, ठीक है।
और इसी पे बेस्ड आपको गामा 2 याद रखना है, बीटा 2 माइनस 3। ठीक है, ओके। तो आई थिंक स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस हमारा हो गया, हमने डिफाइन कर दिया कौन सी चीज़ क्या है। डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना गौर। स्क्यूनेस मतलब होता है डिस्टर्बेंस कितना हो रहा है डेटा की सिमिट्री में। कर्टेसिस का मतलब कोई डेटा कितना पीक्ड कर रहा है या कितना फ्लैट है या बीच वाला केस है, तो वो भी देख लेंगे। अगर हमने कहा था बीटा 2 हम कैलकुलेट करेंगे, 3 आने पे मतलब मानते हैं हम लोग कि ठीक ठाक है, फ्लैट भी नहीं है और ज़्यादा पीक भी नहीं, डेटा बीच वाला मान है। जैसे उससे ज़्यादा वैल्यू जाने लगेंगे हम डेटा को पिक्ड करना शुरू कर देंगे, उससे कम वैल्यूज पे डेटा को हम फ्लैट करना कहना शुरू कर देंगे, है ना। इनका प्रॉपर नाम है, जैसे हमने कहा पीक डेटा को हम बोलेंगे लेप्टोकर्टिक कर्व। ठीक है, कर्व भी आप आगे बोल सकते हैं। फिर बीच वाले को मेसोकर्टिक कर्व, और एकदम उसके नीचे अगर हम फ्लैट डेटा की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेटिकर्टिक कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम डेटा कंटिन्यूस लेंगे। अभी तक हमने जितने एग्जांपल लिए उसमें डेटा कंटिन्यूस नहीं लिया है, अब हम डेटा कंटिन्यूस लेंगे। उससे हम पहले हमारे रॉ मोमेंट्स निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे उनकी हेल्प से सेंट्रल मोमेंट्स निकालेंगे। फिर हमको पूछा जाएगा कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस फाइंड करिए, तो वो हम उसी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स चेंज द स्लाइड, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, और अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सी एग्जांपल ओवर इट। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ओके, हियर इट इज। तो एग्जांपल में क्या है, क्वेश्चन इस टाइप का है, फाइंड, कुछ भी बना लो क्वेश्चन, तो फाइंड स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस। ठीक है, फाइंड स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस। ठीक है, कर्टेसिस, बस। तो इस क्वेश्चन में अपने आप आ गया कि सब कुछ हमको फाइंड करना है, डेटा हमको दिया हुआ है। आगे मैं डायरेक्ट टेबल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्लास इंटरवल दिया है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है आपको, क्लास इंटरवल। ठीक है, डेटा में क्लास इंटरवल है 50 to 70, चलिए 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130, 130 to 150, 150 to 170। ठीक है, और लंबा डेटा है 170 to 190। ठीक, इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज दी है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, विदाउट उसके तो काम चलेगा नहीं। तो फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। ठीक, फ्रीक्वेंसीज दी है आपकी 4, 8, 12, 4, 8, 12 है। ठीक है, 20, 60, सॉरी 26, 7 एंड 3। ठीक है, इसका समेशन पहले ही कर लेते हैं। समेशन एफ कितना आ रहा है हमारा, इसके अकॉर्डिंग ये 60 आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये 60 आ रहा है। अच्छा, अब काम करना शुरू करेंगे, बट पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा, जो कि हमारा क्या होता है इस केस में मिड वैल्यू। तो पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर काम शुरू करेंगे। ठीक है, हमें पता है जब भी डेटा कंटिन्यूस दिया हो तो विदाउट मिड वैल्यू कुछ काम नहीं होता। तो मिड वैल्यू निकालो 50-70 के बीच, दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2। तो 50 और 70 कितना होता है 120, डिवाइडेड बाय 2 तो 60 आएगा ना। या सीधे सीधे भी देख पा रहे होंगे 50-70 में 20 का अंतर है, तो 10 कर लो तो 60। अब आगे से सोचना नहीं है, क्योंकि हर एक इंटरवल का जो एच है ना, जो हम करेंगे इंटरवल लेंथ है वो 20 है, तो आप 20 डायरेक्ट ऐड करते रहो। तो 60 + 20 80, फिर 100। बार बार आपको निकालने की जरूरत है नहीं, आप 20 ऐड करते रहिए। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब हमने जैसे आपको बताया था कि डी अब आपको कैलकुलेट करना होगा, जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल में भी डी कैलकुलेट कर रहे थे। डी प्रीवियस एग्जांपल में था x - a था बस, है ना। अब a क्या होगा बेटा इसमें, तो a क्या होगा उसके लिए हमने बताया था कि कितने डेटा, पहले ये काउंट कर लो 1 2, मतलब सीधे सीधे इंटरवल फॉर्म में देख लो कितने हैं, मतलब 4 5 6 7। अगर 7 है तो हमने कहा था 3 नीचे हैं और 3 ऊपर हो। ठीक है, तो बीच वाला एकदम ले लिया करो ए। तो ए हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, 120 हम ए कंसिडर कर लेंगे, सीधी सीधी बात। लेकिन अब क्योंकि इंटरवल फॉर्म में डेटा है तो हम डिवाइड बाय क्या करेंगे एच, यानी x - a की जगह कितना है 120, डिवाइड बाय h मतलब इंटरवल लेंथ कितनी है 20 है। तो d की वैल्यू हम एकदम बड़े ब्रैकेट में निकाल रहे हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से कैलकुलेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे d की वैल्यू पहले वाले के लिए। x कितना है 60 है, पहले वाले में देखिए 60 माइनस क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। मैं 1-2 कैलकुलेशन करूंगा उसके बाद डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, 60 -
कितना करना है 120 डिवाइडेड बाय कितना करना है 20, ठीक है। 60 माइनस 120 कितना होता है -60 होता है डिवाइडेड बाय 20, तो कितना आ रहा है -3 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर आप d इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच करते हैं तो अगर आपने पहली वैल्यू एकदम सही से निकाली है तो आगे वैल्यूज आसान होती है। क्यों आसान होती है देखिए, क्योंकि अब आप खुद सोचेंगे कि 60 के बाद 80 आने वाला है, यानी 20 का डिफरेंस हो जाएगा। कितने का डिफरेंस होगा 20 का। तो आपको बार बार ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है 20 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 40 तो बचेगा, भाई कम कर रहा है ना 20, तो 40 बचेगा, 40 मतलब -2, ठीक। अब अगली बार आप खुद ही समझ जाएंगे कि अब 20 और इंक्रीज होगा तो -20 बचेगा इस बार। तो 100 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज -20 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज -1। और आप आगे 0 लिखेंगे क्योंकि आपको पता है 120 माइनस 120 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। अगली बार आइए 140 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 20, ये आएगा 20 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 1। अब आप खुद समझ जा रहे होंगे कि क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। वंस यू गेट द पैटर्न आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है जितना हम कर रहे हैं, बस हम कर रहे हैं इस कैलकुलेशन को सो दैट आपको कोई डाउट ना रहे। अदरवाइज आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है ना, कि जो नंबर पहले आएगा, मान लो पहले -4 आया तो अगला नंबर -3 आएगा। अगर आप सही से कर रहे हैं तो अगला नंबर -2 आएगा, फिर -1, फिर एक एक बढ़ता जाएगा 0 1 2, और इसमें कितना आ रहा है फिर 3 आएगा, है ना। क्योंकि जनरली जो इंटरवल लेंथ होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वैल्यूज में डिसकंटिन्यूटी नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि 130 से 150 फिर 150 से 170 नहीं है, 170 से 190, ऐसा एग्जाम्पल मतलब नहीं आएगा, ठीक है। रेयर है कि ऐसा कभी पूछेगा आपसे, ठीक है। और पूछ ले तो आपको फिर ध्यान देना है कि हाँ डेटा जैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन, ठीक है। तो डी की वैल्यूज हमारी निकल गई -3 -2 -1 1 2 3, ठीक है। अब आप खुद सोचिए अगर हम डिवाइडेड बाय 20 ना करते तो क्या होता है, फिर वैल्यू होती -60 -40 -20 20 40, मतलब बीच में 0 और 60, ठीक है। लेकिन डिवाइडेड बाय एच करने से देखिए नंबर कितने छोटे बन गए, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इसलिए हमने डिवाइड बाय एच किया है। अब हमने कहा था धीरे धीरे निकालनी है वैल्यूज, तो एफ डी निकाल लो भैया पहले। एफ डी का मतलब क्या हो गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी एफ हो गई और ये हमारी वैल्यू डी, तो एफ इंटू डी। अब जो सबसे बड़ा ब्लंडर आप लोग करते हैं वो है साइन का ध्यान नहीं देते, साइन आपको ध्यान देना है बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, दिस इज -3, दिस इज 4, तो 4 इंटू -3, क्योंकि आपको एफ डी करना है तो ये एफ वाला कॉलम है, ये डी वाला कॉलम है, तो एफ डी मतलब एफ इंटू डी करना है, यानी एफ वाले कॉलम को डी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू -3 -12, ठीक है। इसमें भी देखो आगे आप निकालेंगे एफ डी स्क्वायर एफ डी क्यूब, इसमें भी अगर आप पैटर्न पकड़ेंगे तो आपको बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप पैटर्न पे ध्यान दीजिए, ठीक है। 8 इंटू -2 -16 12 -12 0 से 0 हो जाएगा, 6 14 एंड 9, ठीक है, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये समीशन एफ डी निकाल लेते हैं। समीशन एफ डी की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 29, और 29 में से 12 गया 17, 17 में से 16 गया 1, -11 आ गई, और यहाँ भी -11 लिखा हुआ है, ठीक है, नोट्स में भी -11 है, ठीक है। अब हमको निकालना है एफ डी स्क्वायर। भैया कॉमन सेंस लगाना है कि एफ डी स्क्वायर में कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी का स्क्वायर लगा है, डी का स्क्वायर यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर करना तो पॉजिटिव आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। एफ से मल्टीप्लाई करोगे, फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो एफ इंटू डी स्क्वायर ऑब्वियसली क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं लिखनी है। नेगेटिव कहाँ पॉसिबल है, वैल्यूज हमेशा आएंगी जरूरी नहीं है, बट पॉसिबल कहाँ है एफ डी में और एफ डी क्यूब में भी, क्योंकि क्यूब भी जरूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव हो। तो एफ डी स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो एफ डी स्क्वायर कैसे मिलेगा देखिए आप, तो इसको पहले हटा लेते हैं, ठीक है, इसका काम नहीं है, इसका भी है, ठीक है। लेट्स एफ डी स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो एफ डी स्क्वायर निकालने के लिए एफ डी वाले कॉलम को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ डी इंटू डी क्या हो जाएगा एफ डी स्क्वायर। तो ये रहा एफ डी और ये हमारा डी, यहाँ पे डी मान लो और ये एफ डी, हम डी है मतलब उधर लिखा है लेकिन हम इधर लिखा है, तो इन दोनों को गुणा करो, -3 इंटू -12 कितना हो जाएगा 36, 2 -2 इंटू -16 32। कोई भी डाउट हो आपको इस वाले कॉलम में नेगेटिव लिखना ही नहीं है, आप सोच रहे हैं नेगेटिव आ रहा है यानी गलती है कहीं नहीं, अगर आपका नेगेटिव आ रहा है ऑब्वियस सी बात है कहीं गलती है,
ठीक है, क्योंकि एफ डी स्क्वायर लिखा है तो वो पॉजिटिव ही होगा। 1 इंटू माइनस 12 12, फिर 0। अब यहाँ तो पॉजिटिव ही है तो आप लिख ही लेंगे, है ना। और अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो आपने अगर एफ डी सही से निकाल रहा है तो एफ डी स्क्वायर आप एफ डी इंटू डी करने की भी जरूरत नहीं है, आप पैटर्न पकड़िएगा अभी, ठीक है, देखिएगा। चलिए इनको ऐड करिए, ठीक है, तो उसको हम नोट से देख लेते हैं, इतना ऐड करने का टाइम तो नहीं है, ठीक है। लेट्स सी क्या आ रहा है। तो ये ऐड करके आ रहा है 141, ठीक है। तो समीशन एफ डी स्क्वायर क्या आ रहा है, 141 आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं 141 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम ये मिटा देते हैं, ये समझा दिया था तो ठीक है, इसको भी हटा लेते हैं, डी को रहने दो, एफ डी क्यूब। अब बताओ एफ डी क्यूब कैसे आएगा। तो दो तरीके हैं, एफ डी इंटू एफ डी स्क्वायर कर सकते हैं, या एक तरीका हो सकता है, क्योंकि जो कॉलम आपके पास है उन्हीं से करने की फाइंड करिए कोशिश। जैसे एफ डी स्क्वायर को डी से एक और कर लो गुणा, एफ डी स्क्वायर हमको मिल चुका है, इसको डी से गुणा कर लो, ये वाला डी वाला कॉलम। तो इसको करो बेटा, 36 इंटू -3 -96 होना चाहिए, 32 इंटू -2 -64। और अब आप पैटर्न समझ रहे होंगे कि अगर हमने शुरुआत में नंबर सही से निकाले हैं तो आगे कुछ नहीं करना होता है, जो भी आए पहले वाले में -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो आगे भी 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि हम डी से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। और डी की वैल्यूज हमेशा कैसी आती है, अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन बनाएगा तो ये आएंगी -4 -3 -2 -1, नहीं तो यूजुअली -3 के ऊपर नहीं जाएगा। तो -3 तो पहला नंबर हमेशा 3 से मल्टीप्लाई होगा। बस आपको साइन का ध्यान देना है कि जब डी क्यूब वाले टर्म होंगे तो स्टार्टिंग जहाँ तक 0 है उसके ऊपर वाले टर्म नेगेटिव होंगे, ठीक है। और देखो -12 12 फिर क्या आएगा, -12 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 0 से। फिर देखो 6 6 6, तो बिना सोचे समय 6। अगले में अगर आप दिमाग नहीं भी लगा रहे तो 28 2 जा कितना होता है 56। 0 के नीचे जितने टर्म होंगे, ठीक है, अगर डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, ठीक है, तो 0 के नीचे जितने टर्म होंगे सारे पॉजिटिव होंगे। और यहाँ देखो 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना होगा 81। तो आपको इतना देखने की जरूरत नहीं तो आप देख भी लो, 3 इंटू 27 81। समीशन एफ डी क्यूब कितना आ जाएगा, कर लो भैया, ठीक है। तो इसमें भी देख लेता हूँ, ये आप कर लीजिएगा और ब्लंडर करने से बचेगा। बच्चा क्या करता है, जल्दबाजी में सबको ऐड ही कर लेता है। यहाँ ऐड नहीं करना है, 81 प्लस है, 56 प्लस है, 6 प्लस है, इनको ऐड करिए और इनमें से सब्ट्रैक्ट करिए, ऊपर जितने भी नंबर है उनका सम 96 64 12, ठीक है। तो ये नहीं कि सबको ऐड ही कर दिया, नहीं, साइन का ध्यान देना है, इसलिए यहाँ पे -41 आ रहा है आंसर। लास्ट कैलकुलेशन रह गई है, अब इसको भी हटा लेते हैं, समझा दिया है, ठीक है। और अब आते हैं एफ डी। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये 36 3 जो होगा यहाँ पे 108 आएगा, ठीक है। मैंने जल्दबाजी में 96 लिख लिया, वो 32 का 3 टाइम्स होता है। एफ डी की पावर 4 निकालते चलिए, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट सही कर लिया है, अच्छी बात है। चलो बताओ भैया एफ डी की पावर 4 कैसे निकलेगा। तो पावर 3 तक निकाल चुके हैं, इसको एक और डी से मल्टीप्लाई करो, है ना। और अब तो मैंने बता ही दिया कि पैटर्न पकड़ लोगे तो 3 3 गुना हो रहा है, तो 108 का 3 गुना करो भैया, तो 24 और 3, और जहाँ इवन पावर होगी पॉजिटिव लिखो। अगले में 2 से गुणा करो, 64 का ट्वाइस टू 128। आपको डी को भी देखने जरूरत नहीं है, और देखना चाहते देख भी लो, ठीक है। ये देखो 656 का ट्वाइस कर लो 112 होता है, 81 का थ्राइस कर लो 243 होता है, आई थिंक, ठीक है। उम्मीद है इस बार गलती नहीं की हमने, ठीक है, नहीं की है। नाउ समीशन एफ डी की पावर 4 निकाल लो भैया, तो ये कितना आ रहा है, नोट्स में लिखा है 825, ठीक है। तो हमारा काम हो गया भैया, ठीक है। अच्छा इसमें जो ए माना है वो आपका मीन नहीं है, मीन अगर होता तो जो आपका एफ डी वाला टर्म्स है ये 0 आता है, ये आया है -11, ठीक। हमने बताया भी था म्यू1 डैश अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, जो हमने ए माना है वही एक्चुअली में मीन है, बट ऐसा कुछ यहाँ पे होने रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। अब यहाँ पे हमको निकालने हैं म्यू1 डैश, तो म्यू1 डैश का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर कंटिन्यूस डेटा, है ना। अगर डेटा कंटिन्यूस ना होता तो हम इतना ही फॉर्मूला लिख के काम चला रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि डी में आपकी बात डिवाइडेड बाय एच है, इसलिए यहाँ पे इंटू एच भी होगा, ठीक है। समीशन एफ डी कितना है, -11 डिवाइडेड बाय, समीशन एफ हमने बताया 60 है, डिवाइडेड बाय 20, तो ये आएगा -11/3 आएगा, है ना,
20 का 2 काटो, 2 3 जा, और ये आपका आ रहा है -3.66 आ रहा है। ठीक, म्यू2 डैश निकालो, तो म्यू2 डैश समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समीशन एफ, नीचे समीशन एफ ही रहेगा, ये नहीं वहाँ भी स्क्वायर कर दिया, नहीं, ठीक है, सिर्फ एच का ही डिफरेंस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एच की जगह क्या होगा, एच स्क्वायर होगा, क्योंकि डी स्क्वायर में एच स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ वैल्यू रखिए 141, टेबल में देखिए 141 समीशन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर इन 20 का स्क्वायर। ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट करिएगा, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये 940 आ रही है। ठीक है, आई डोंट नो एग्जैक्ट कैसे आ रही है, बट 940 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, बट आई थिंक रफली मैंने यहाँ पे लिख दिया होगा इसको। ठीक है, मे बी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आनी चाहिए आई थिंक, बट ठीक है 940 लिखा हुआ है। ठीक है, मे बी लेट मी सी 940 लिखा है, तो ठीक है मान लेते हैं। ठीक है, उससे मतलब नहीं, हमको कैलकुलेशन से मतलब है कि आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। लेट्स सी म्यू थ्री डैश कितना हो जाएगा भैया, समीशन एफ डी क्यूब डिवाइडेड बाय समीशन एफ डी इंटू क्या होना चाहिए, एच क्यूब होना चाहिए, चलो कर लो, -41 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 20 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करिएगा, तो ये मेरी वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है माइनस दिस पॉइंट 66। ठीक है, थोड़ा मेहनत है बेटा, है ना। आप देखिए किसी भी तरीके से इसको करने जाएंगे, आपकी इच्छा हो रही होगी कि सर हम तो मीन निकालते हैं, मीन से फिर कर लेते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, देखो जैसे भी करोगे, अगर मीन से करने भी जाओगे तो भी आपकी टेबल, तब उसके बाद टेबल में कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, और टेबल में कितनी सारी कैलकुलेशंस आप देख लीजिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। ठीक है, मैं प्रिफर करता हूँ इस मेथड से। आप इस मेथड को किससे भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट मीन के अबाउट मोमेंट्स निकालिए, यानी जो सेंट्रल मोमेंट्स है वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए मीन निकालते हैं, समीशन एफ डी, डी नहीं भी होता है यहाँ पे, समीशन एफ एक्स होता है डिवाइडेड बाय समीशन एफ से एक्स बार आ जाता है, फिर डी इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार होता है ना। तो कर उससे भी सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वो ज़्यादा लेंदी होगा, क्योंकि टेबल में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इससे अच्छा कि हम कैलकुलेशन देखो टेबल में, अगर आप देखें तो शायद कैलकुलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, म्यू 4 की वैल्यू निकाल लो, तो आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट इससे हम करेंगे पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 825 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 20 की पावर 4 इक्वल टू, ये जो वैल्यू आ रही है 4774.83 आ रही है। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा उम्मीद है सबको कि कैसे हमने सेंट्रल मूवमेंट निकालने हैं। मतलब अभी तक तो हमारे रो मूवमेंट्स है, अब इनकी मदद से सेंट्रल मूवमेंट्स निकालो। तो पहले हम म्यू वन की वैल्यू निकाल लें, म्यू वन कितना होता है, 0 हमेशा ही। म्यू टू कितना होता है, तो म्यू टू होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, है ना। इनको याद करने का तरीका भी हमने आपको बता रखा है। अब म्यू टू डैश देख लो भैया कहाँ है, म्यू टू डैश है 940 माइनस म्यू वन डैश कितना है, -3.66 का होल स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करिएगा। ठीक, देखिए कैलकुलेशन आप ही को करनी है, मेरे पास यहाँ पे नोट्स है तो मैं इससे डायरेक्टली देख के लिख ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू आ रही है 926.55। ठीक, म्यू थ्री डैश निकाल लो, म्यू थ्री डैश, सॉरी म्यू थ्री, सॉरी नॉट डैश, म्यू थ्री क्या होता है भैया, म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 टाइम्स म्यू वन डैश का क्यूब। ठीक, इज इक्वल टू, है ना। अच्छा, इनको याद करने का तरीका भी बता रखा है, ऐसा नहीं है कि नोट्स है मेरे पास तो मैं यहाँ से देख के फार्मूला लिख रहा हूँ, फार्मूला यहाँ से नहीं देख रहा हूँ, फार्मूला याद है। ठीक, तरीका हमने बता रखा है कैसे याद करना है, तो आप प्रीवियस वीडियोज में देखिएगा किस तरह से हमने कहा था कि सबस्क्रिप्ट में जो कोएफिशिएंट का सम है वो सेम हो रहा है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट 0 आ रहा है, तो उसकी मदद से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इन दो ट्रिक से आप फार्मूला भी याद कर सकते हैं। ठीक, स्टार्टिंग के दो इतने हार्ड है नहीं। तो भैया म्यू थ्री डैश कहाँ है, म्यू थ्री डैश हमने निकाल रखा है -5466.66 -3 टाइम म्यू टू डैश कहाँ निकाल रखा है, ये रहा 940, और म्यू वन डैश है आपका -3.66 प्लस 2 टाइम्स म्यू वन डैश का क्यूब, ओके, इज इक्वल टू। ठीक,
इसको मैं देख लेता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से चीटिंग कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। इतनी चीटिंग चलती है। दिस इज इक्वल टू आ रहा है 477, ओके 4.83 आ रही भैया, ठीक है। थोड़ी लार्ज आ रही है, ठीक है, बट आ रही तो आ रही। चलो निकाल लिया। म्यू फोर डैश, सॉरी म्यू फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू फोर डैश माइनस 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश, है ना, प्लस 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर, और उसके बाद क्या होना चाहिए 1 6 7 3 3 म्यू वन डैश की पावर 4, ठीक है। जैसा भी मैंने भी याद, है ना, जैसा हमने कहा था कि जो, ओके लेट्स सी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने कहा था कि याद नहीं किया हमने भी, हमने ट्रिक से किया ना, तो इसमें भी आप ट्रिक लगाएंगे तो आप याद कर लेंगे। म्यू फोर डैश कहाँ है भैया, ठीक। अभी जो मेजर ब्लंडर आप लोग करते हैं उस पर भी मेरा फोकस रहेगा, ठीक। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, आई थिंक म्यू फोर डैश और म्यू थ्री सेम दिख रहे हैं, ठीक है। लेट मी सी, ये तो सही है, ओके। म्यू थ्री डैश की वैल्यू हम लोगों ने गलत निकाली, नहीं सही निकाली। म्यू फोर डैश गलत लिखा है, ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली में आ रही है 2200000, आई डोंट नो हाउ मेनी जीरोस, 5 जीरोस, ठीक है। तो 5 जीरो इसमें आ रहे हैं भैया, ठीक, देख लेंगे, बहुत लंबी वैल्यू आ रही है और आएगी भी 20 की पावर 4 है, तो आप समझ सकते हैं 80,000 तो है ही, ठीक है। तो ये थोड़ा करेक्ट कर लो इसको, इसकी जगह ये रखो, ठीक। तो कैलकुलेशन लेंदी होने वाली है, तो इट डिपेंड्स ओवर यू दैट आप कहाँ कैलकुलेशन लेंदी चाह रहे हैं, टेबल के अंदर या टेबल के बाहर, ठीक है। तो टेबल के बाहर बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ म्यू थ्री डैश में और म्यू फोर डैश में है, तो वो आप अगर कर पाते हैं तो आप करिएगा, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, हमने आपको दोनों मेथड यहाँ पे पढ़ा रखे हैं, ठीक है। चलिए 6 का स्क्वायर एंड फिर माइनस 3 म्यू वन डैश की पावर 4, ओके, ठीक। आफ्टर दिस लॉन्ग कैलकुलेशन इट गिव्स यू वैल्यू इज इक्वल टू, लेट्स सी कितनी वैल्यू दे रही है, बहुत लार्ज वैल्यू आ रही है, ठीक है, डरिएगा नहीं, 2194980। उम्मीद है देखिए इतना टफ नहीं आएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं आ जाए तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, ठीक। देखिए ये कैलकुलेशन पार्ट जो है आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेटर आपको दिया रहेगा, तो मेरी राय है कि हर एक स्टेप को अलग अलग करिए, यानी म्यू फोर डैश लिखिए माइनस, पहले ये वाला जो पोर्शन है ये आप अलग से कैलकुलेट करिए, ठीक है, प्लस फिर ये वाला कैलकुलेशन करिए, अलग से कैलकुलेट करिए, फिर माइनस 3 टाइम्स ये करिए, फिर जब सारा डेटा आ जाए सर प्लस माइनस करके एक साथ, तब आप उसको घटा सकते हैं, ठीक है। एक साथ करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर जो है, कोई भी कैलकुलेटर है, वो आंसर तभी सही देगा जब आप उसमें इनपुट सही तरीके से फिल करेंगे, ठीक है। अगर आप सही ढंग से डेटा फिल नहीं करेंगे तो वो आंसर भी करेक्ट नहीं देगा, तो इसलिए ये ज़रूरी है, ठीक है, कि आप डेटा को सही तरीके से फिल करें। तो आप अगर उतना हेडेक नहीं चाह रहे कि सही से फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हर एक टर्म को सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करिए, जब सारे निकल जाए तब एक साथ कर लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस में उतना गड़बड़ नहीं होगा कैलकुलेटर में, जितना पावर जैसे आपका रेज हो रहा है इनटू का वो है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि किसकी पावर की गई है, तो थोड़ा ब्रैकेट यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो अगर आप ढंग से नहीं करेंगे तो आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। तो हमने सब निकाल लिए, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, जैसे हमने कहा स्क्यूनेस निकालना है, कर्टेसिस, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको करते हैं, ठीक। ये वैल्यूज़ आप लोग के लिए तो वीडियो कंटिन्यूशन में, तो मैं यहाँ से चीटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमको मान लो बीटा वन निकालना, बीटा वन निकालने के लिए क्या है, देखो आपको पहले बीटा वन ही निकाल लो, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्क्यूनेस पूरा पूछा गया तो आप गामा वन निकालिए, नहीं, बीटा वन निकालो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। म्यू थ्री की पावर 2 और म्यू टू की पावर 3, म्यू थ्री कितना आया है, मैं बैक नहीं देखूंगा, यहीं से चीटिंग कर लेते हैं।
म्यू3 आई है हमारी वैल्यू 4774.83, इसका स्क्वायर करना है। चलो कर लिया, डिवाइडेड बाय, ठीक है, म्यू2 की पावर 3। म्यू2 कितना आया है देख लेते हैं। म्यू2 आया है 926.55 और इसकी पावर 3, ठीक है। तो ये कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.028, ठीक, बीटा 1 की। अब हमको निकालना है स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं? वेरी इजी, अंडर रूट ऑफ बीटा 1, ठीक है, इसी को गामा 1 भी बोलते हैं, तो थोड़ा बाद में लिख दिया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0.028, जो वैल्यू आ रही है 0.167, ठीक है। तो हमको स्क्यूनेस मिल गई। अब कर्टोसिस की वैल्यू निकालनी है, कर्टोसिस। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल मानते हैं हम लोग? बीटा 2 के इक्वल मानते हैं। बीटा 2 क्या होता है? म्यू4 डिवाइडेड बाय म्यू2 का स्क्वायर। म्यू4 देखो बेटा बहुत लंबी वैल्यू आई थी, आई थिंक जो भी हो 2194980.95, और म्यू2 तो चलो ऊपर से यहाँ से यहीं से चीटिंग कर लेंगे, 926.55 का स्क्वायर, ठीक है भैया। तो ये कैलकुलेट करके दे रहा है, ये अराउंड आ रहा है 2.557, ठीक है। अच्छा, इसी में क्वेश्चन जैसे मैं इंक्रीज कर लूँ, ठीक है, यही हम अगर क्वेश्चन बढ़ा दें तो इसमें क्वेश्चन आल्सो कह सकता है, आल्सो डिस्कस, ठीक है, आल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ डेटा। डेटा का नेचर भी चेक करने के लिए कह सकता है, ठीक है। तो डेटा का नेचर किसके बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं? इट इज़ वेरी इजी। किसके बेसिस पे चेक किया जा सकता है? स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के बेसिस पे हम उसको चेक कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था यहाँ पे स्क्यूनेस की वैल्यू क्या आ रही है, एसके की जो वैल्यू आई है या गामा 1 की जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन 0 आई। इसका मतलब क्या है? डेटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। और वही चीज़ हमारा दूसरा अगर हम बोलें कर्टेसिस के बेसिस पे, तो बीटा 2 की वैल्यू कितनी आई है? 2.557, दैट इज लेस देन 3 है। बीटा 2 की वैल्यू क्या है? लेस देन 3 है। लेस देन अगर 3 हो गया है, इसका मीनिंग क्या हो गया है? जो आपका डेटा है वो कैसा है? इज फ्लैट है, ठीक है। या इसी को क्या बोलते हैं? कैसा है? प्लेटिकर्टिक कर्व। डेटा का जो कर्व बनेगा वो प्लेटिकर्टिक कर्व बनेगा, ठीक है। तो नेचर अगर बताने की बात आएगी तो आप सिंपल सा कंपैरिजन कर लेंगे, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, क्या क्या है वो आप सीधे सीधे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है इसी के साथ ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम लोग मोमेंट्स निकाल सकते हैं, उनके हेल्प से स्क्यूनेस और कर्टोसिस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैंने स्क्यूनेस की डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा डीप नहीं गया हूँ, नहीं तो उसमें मीन मोड मीडियन पे भी बेस होता है, लेस देन ग्रेटर देन, बट हमने सिंपली आपको उसको डिफाइन कर दिया है कि मीन्स से राइट साइड अगर डेटा ज़्यादा है तो उसको हम सीधे पॉजिटिवली बोलेंगे, अगर उससे लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है तो नेगेटिवली बोलेंगे, और अगर दोनों साइड डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि स्क्यूनेस 0 है, मतलब हम बोलेंगे कि देयर इज़ नो स्क्यूनेस, ठीक है। और नहीं तो हम, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्यूनेस को मीन मोड मीडियन पे बेस नहीं इवेलुएट कर रहे हैं, अदरवाइज देयर इज़ अ फार्मूला विच in which we calculate skewness on the basis of mean mode and median, ठीक। लेकिन हम उसको स्किप कर रहे हैं बिकॉज हमारा सिलेबस में मोमेंट्स अभी है कि हम मोमेंट्स पढ़ें, तो सिर्फ स्क्यूनेस किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं? मोमेंट्स के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। कर्टेसिस हो ही गया है, कर्टेसिस मोमेंट्स पे ही बेस्ड होता है, बाकी किसी पे बेस्ड नहीं होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से हमको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन इस चीज़ पे बेस्ड कर लेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन, और उसमें डेटा थोड़ा कम रखेंगे, और फिर हम लोग आई थिंक ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पे जंप कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, आई एम एंडिंग इट।